नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। बिहार में मिली प्रचंड जीत के बाद बीजेपी उत्साहित और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में भी जोश है। बिहार में ऐतिहासिक विजय हासिल करने के बाद बीजेपी ने अपना विजय रथ पश्चिम बंगाल की तरफ मोड़ दिया है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की सत्ता में वापसी बीजेपी का सबसे बड़ा सपना है। याद कीजिए प्रधानमंत्री मोदी का वो बयान जो उन्होंने बिहार में जीत के बाद दिल्ली बीजेपी मुख्यालय पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए दिया था और कहा था कि गंगा जी बिहार से ही होकर बंगाल जाती और बिहार की जीत ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी की विजय का रास्ता बना दिया है। तो क्या बंगाल में बीजेपी का बहुप्रतीक्षित सपना पूरा होने वाला है? क्योंकि जिस तरीके से बंगाल से घुसपैठिए भाग रही है, एसआईआर प्रक्रिया को लेकर ममता सरकार सवाल खड़े कर रही है, उसे तो शायद यह कहा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल में फर्जी वोटर्स का आंकड़ा बेहद बड़ा है और एसआईआर प्रक्रिया के जरिए सही फर्जी वोटर्स बाहर होंगे, जिनको लेकर बीजेपी का आरोप है कि अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या टीएमसी का वोट बैंक है। आज बात इसी मुद्दे पर कि बीजेपी के बंगाल विजय का क्या वाकई में ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। गंगा जी यहां बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुंचती है। क्या वाकई में जो कहा जाता है बीजेपी के लिए कि बीजेपी 24/7 इलेक्शन मोड में रहती है और कार्यकर्ता हमेशा एक्टिव रहते हैं? और क्या वाकई में बीजेपी की जीत का मूल मंत्र यही है? क्योंकि बाकी पार्टियां भी एक्टिव भी नहीं हो पाई और बीजेपी ने अपने अभियान को धार दे दी। और क्या यही बीजेपी का जीत का ब्लूप्रिंट है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बीजेपी प्रवक्ता लक्ष्मीकांत पारिक जी, राजनीतिक विश्लेषक मिथिलेश जैमिनी जी। मिथिलेश जी, शुरुआत आपके साथ, क्योंकि जब तक अपोजिशन की पार्टियां इकट्ठा होती हैं, रणनीति बनाती है, तब तक बीजेपी का आधे से ज्यादा कैंपेन पूरा हो चुका होता है। क्या यही वो ब्लूप्रिंट है जो बीजेपी को जिताता है और अपोजिशन इसी चक्कर में हारते हुए और बहानों को ढूंढते हैं और अंदर झांकते नहीं? देखिए विजेंद्र जी, 14 तारीख को नतीजे आए और 15 तारीख को भूपेंद्र यादव ने पश्चिम बंगाल में अपने कार्यकर्ताओं की बैठक ले ली। यानी कहीं न कहीं एक विजन के साथ उतरते हैं। आज जो ऐतिहासिक पटना के गांधी मैदान में जिस अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 90 एंगल पे झुककर देवतुल्य जनता को झुककर दो बधाई दी और जिस अंदाज में उन्होंने बिहारियों के गमछा से जो गर्दा उड़ाया, उसका जो अंदाज पेश किया वो साफ जाहिर है। और क्योंकि पटना के इस ऐतिहासिक जो मैदान है गांधी मैदान, उसके दक्षिण से गंगा बहकर पश्चिम बंगाल जाती है, तो कहीं न कहीं आज उन्होंने साफ कर दिया। लेकिन कुछ चुनौतियां हैं। अगर पिछली बार का हम स्टडी करें, 82% वहां वोट पर डाउन हुआ, 82%, और उसमें ममता दीदी को 48% मिला और बीजेपी को 38% मिला और 8% मिला सीपीआईएम और कांग्रेस को। यानी जो 10% का वोट डिफरेंस है वो बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसको कैसे बीजेपी पार करेगी? देखिए, बीजेपी के लिए एक चुनौती और है कि जिस तरीके से बिहार और बंगाल, इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो साफ जाहिर होता है कि बिहार और बंगाल का आदमी बाहर की तासीर, उनकी तासीर ऐसी है कि वो बाहर के किसी नेतृत्व को पसंद नहीं करते। और ममता दीदी ने पिछली बार यही किया कि बंगाल की अस्मिता से चुनाव जोड़ दिया और ये नारा दिया कि 2 गुजराती हम पर राज करेंगे। क्या बिहार में इनके पास प्लस पॉइंट क्या है कि वहां एक लोकल लीडर इनके साथ है, नीतीश कुमार। तो जब तक बीजेपी पश्चिम बंगाल में कामयाब होने के लिए एक लोकल चेहरा तैयार नहीं कर लेते, पिछली बार शुभेंदु अधिकारी को लेकर आए, तमाम चीजें हुई, लेकिन एक ऐसा स्ट्रगल करने वाला, फाइट करने वाला फेस जो पश्चिम बंगाल का हो, क्योंकि वहां का तासीर है कि वो लोकल को पसंद करते हैं। अभी भी तेजस्वी यादव ने इस चुनाव में भी कहा था कि 2 गुजराती क्या बिहारियों पर भारी पड़ेगी। तो ये इस वर्क को छोड़ते हुए नरेंद्र मोदी किस स्टाइल में, उनका एक सपना है, उन्होंने कहा कि अमित शाह का भी एक सपना है कि पश्चिम बंगाल में हम दीदी को परास्त करें। और दीदी जिस तरीके से बीजेपी का वर्किंग स्टाइल है सर, मेरा सवाल उस पर है कि भाई जब वो हारे चुनाव को, बीते चुनाव में 5 साल बहुत होते हैं एक पार्टी को जमीन पर एक्सरसाइज करने के लिए, वहां की कमियों को ढूंढने के लिए और उस विक्ट्री के फॉर्मूले को तैयार करने के लिए, और बीजेपी उसमें माहिर है।
मैं इसलिए कह रहा हूं कि क्या वाकई में 14 को जीतना, 15 से अपने अभियान को शुरू करना, तो एक्सरसाइज तो होगी ना कि हमें एक एक सीट को कैसे कैलकुलेट करना है। देखिए, निश्चित रूप से वहां पिछले कई सालों से काम चल रहा है और कहीं न कहीं वो हिंदू मुस्लिम करके जो 8% वोट है, क्योंकि 30% वहां मुस्लिम है, 27% मुसलमानों ने वोट दिया ममता दीदी को, केवल 3% लोग हैं जो नहीं है। तो बीजेपी को जो काम करना है, वहां एक बड़ा आपने देखा होगा क्राइसिस हुआ और हिंदू मुस्लिम में डिवाइड करने में कहीं कहीं कामयाब रहे। नहीं, लेकिन जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं कि भाई एसआईआर, देखिए एसआईआर को लेकर सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग बांग्लादेश भाग रहे हैं। देखिए एसआईआर को लेकर जो ममता दीदी ने आज लेटर लिखा, वो साफ बता रहा है कि खौफ किस कदर है, इस मंजर को साफ इजहार कर रहा है। उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि 26 बीएलओ ने सुसाइड कर लिया है। ये एक बड़ा आंकड़ा दिया और एसआईआर को रोक दीजिए। एसआईआर नहीं बीएलओ नहीं है सर, वो कंफ्यूजन है। 26 लोगों ने सुसाइड किया, एक बीएलओ ने सुसाइड किया और जिन 26 ने किया वो इस बात पे उन्होंने एलिगेशन लगाया कि भाई वो अवसाद में चले गए, वो डिप्रेशन में चले गए हैं, इसलिए उन्होंने सुसाइड किया। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप राजस्थान की बात कर लीजिए, एसआईआर में अकेले झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में 30 से 40 हजार वोट नाम कटेंगे। क्यों? कि गांव में भी नाम है, यहां भी नाम है। ठीक है, जो गांव से आके यहाँ मकान बनाया, तो एक तरीके से शुद्धिकरण होता है 2002 के बाद। तो ये अच्छी बात है नहीं तो। लेकिन ये अच्छी बात है, लेकिन ममता दीदी के लिए प्रॉब्लम ये है कि क्या बंगाल के जो लोग घुसपैठिया आए हुए हैं, क्या रोहिंग्या आए हुए हैं, उनसे बीजेपी ने जो पॉलिटिकल नैरेटिव सेट किया है वो शुभ करेंगे। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि आज के जो शपथ ग्रहण समारोह में जिस तरीके से राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी गए, भजनलाल जी का पग फेरा बड़ा शुभ है। महाराष्ट्र गए, महाराष्ट्र जीत गए, हरियाणा गए, हरियाणा जीत गए, और यहाँ सीतामढ़ी जो सीता माता की जन्मस्थली, वहां पर नामांकन सभा में गए और बीजेपी में प्रचंड। तो क्या बंगाल में भी अगर भजनलाल जी के ऊपर जो गिरिराज जी की कृपा है वो जाते हैं, तो अगर बंगाल जीत जाती है तो मैं ये कहूंगा कि निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी का जो प्लान है, और जिस तरीके से आज मंच से कहा गया अवतारी पुरुष हैं। अरे सर, उससे लक्ष्मीकांत पारिक जी, भाई बंगाल को लेकर बीजेपी का क्या वाकई में ब्लूप्रिंट जो तैयार है उसमें हिंदू मुसलमान ही होना है, अवैध जो बांग्लादेशी बसे हुए हैं उनको बाहर करना है, क्या यही जीत का फॉर्मूला है? इसके अलावा भी कुछ है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने बिहार का चुनाव जीता और बिहार के चुनाव जीतने के बाद माननीय मोदी जी जिस प्रकार से आप सबको संबोधित करते देश की जनता को कहा कि गंगा जी बिहार से बंगाल जाती है, तो निश्चित मान के चलिए कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का शासन बंगाल में स्थापित होने जा रहा है। इसमें अतिशोक्ति नहीं है। आपने जिस प्रकार से कहा कि क्या हिंदू मुस्लिम, यानी भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करती, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद की बात करती है, राष्ट्रवाद की प्रखरता की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी अवैध कोई भी घुसपैठिया हो उसे देश से बाहर होना होगा, इस बात की बात को करती है। भारतीय जनता पार्टी ये बात नहीं करती कि कोई भी आदमी इस देश के नागरिक को बाहर जाना चाहिए, नहीं। हम ये कहते हैं कि इस देश का नागरिक रहे, वह वोट डाले, कोई भी हो, 36 कौम का आदमी हो, किसी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो या किसी भी जाति का हो, लेकिन कोई भी व्यक्ति किसी मजहब और किसी भी जाति का हो, लेकिन देश का नागरिक होना आवश्यक है। और जो देश के नागरिक नहीं है उन्हें किसी भी सूरत में वोटिंग का अधिकार नहीं है, उन्हें किसी भी सुविधा का अधिकार भी नहीं है। ऐसे घुसपैठियों को बाहर करने का काम कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी सरकार कर रही है, इसमें अतिशोक्ति क्या है? अच्छा, मुकाबला किससे है? वहां पे सीधा टीएमसी से मुकाबला है या आपको लग रहा है कि भाई कांग्रेस बाकी पार्टियां भी वहां गठबंधन कर लेगी, उससे स्थिति थोड़ी मजबूत होगी? आपको लगता है कि ऐसा होगा? ऐसा गठबंधन की स्थिति है क्या कांग्रेस की कहीं? जिस इंडी गठबंधन का रोज नाम लेकर बोला करते थे, वह इंडी गठबंधन है का? इनके लिए इंडी और इंडिया में कोई फर्क ही नहीं है। जब चाहते हैं इंडी और जब चाहे इंडिया, इंडिया इनके लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है। ये आज कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन समाप्त हो गया, तो कौन सा गठक, कौन सा नया दल बनाने जा रहे हैं, कौन सा ये गठबंधन बनाने जा रहे हैं, बता रहे कांग्रेस के लोग। और कांग्रेस की तो हाथ पड़ गई है, हर स्टेट में जाएगी, पिछली सीट पर बैठेगी। बंगाल के अंदर जो बिहार में जो स्थिति है ना इनकी, उससे बुरी गत बंगाल में होने वाली है, ये मान के चलना। आपके विजेंद्र जी, आप तो सीनियर रिपोर्टर हैं। सम्मानीय राहुल गांधी बिहार की हार के बाद क्या मीडिया के सामने कभी आए? क्या चलते चुनाव में क्या वे बिहार में थे या मध्य प्रदेश में थे या बेल्जियम में थे, ये तय कर दे। और हार के समय कहां थे, देश की जनता को कांग्रेस बता दे। तो जो व्यक्ति इस देश के अंदर पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करता है, वे व्यक्ति कभी भी अपोजिशन की भूमिका निभाने के अंदर समर्थ हो ही नहीं सकता। ठीक है, प्रदीप चतुर्वेदी जी, सर कांग्रेस की पश्चिम बंगाल को लेकर क्या रणनीति है? क्या गठबंधन के साथ जाने वाले हैं, अलग से चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि आप देखिए, राज्य दर राज्य आप जब महसूस करेंगे तो महसूस करेंगे जहां जहां कांग्रेस गठबंधन में जा रही है,
वहां कांग्रेस और पीछे की तरफ जा रही है। अब जरूरत क्या कांग्रेस को ये नहीं कि हर स्टेट के अंदर कोई बात नहीं, सीट तो वैसे भी नहीं आ रही है सर, तो मजबूती के साथ लड़े और अपने आप को वहां उस रेलिवेंसी के साथ आगे बढ़ाएं जिसकी जरूरत है। विजन जी, सवाल इस बात का है कि जहां तक पार्टी की रीति नीति की बात है, हमारा केंद्रीय नेतृत्व इस पर चर्चा करेगा। और चूंकि अभी चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, तो हमने पिछले चुनाव वाम मोर्चा के साथ सहभागिता में लड़े थे। अब सवाल यह है कि जिस तरह की वर्तमान परिस्थितियां और जो कांग्रेस की स्थिति है, उसके हिसाब से हमारी रणनीति नेतृत्व अपना विचार करेगा और बात करेगा। सवाल इस बात का है कि बंगाल की राजनीति की बात अगर हम करें, तो पिछले चुनाव में जिस तरह का माहौल बनाकर टीएमसी ने वहां पर आई और 2 बार, अब वो तीसरी बार सत्ता में आने का प्रयास कर रही है। पर सवाल है कि जिस तरह से एसआईआर का जो इम्प्लीमेंटेशन जो बिहार में हो रहा है, अन्य राज्यों में हो रहा है, उसमें सिर्फ आप उन वोटों को टारगेट कर रहे हैं जो वोट आपके नहीं है। ये प्रैक्टिस में अदर स्टेट्स में आया और बिहार में भी आया है। आप किसी भी एक वर्ग को आतंकित करने का प्रयास कर उसे वोट की मताधिकार से वंचित करने का प्रयास कर रहे हैं। आपकी प्रैक्टिस, मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए, एक मिनट बताइए, मुझे बोलने दीजिए, मेरे को अपनी बात करने दीजिए। आपने अपनी बात कही, मुझे कहने दीजिए ना। एक एक करके ही बोलेंगे, लेकिन प्रदीप चतुर्वेदी जी जरा बताइए भाई, कौन ऐसा है जो भारतीय और वोटर लिस्ट का हिस्सा नहीं है? बताइए। सवाल इस बात का नहीं है जिस तरह से भाई है बिल्कुल सवाल। अरे सवाल विजेंद्र जी, बिहार में क्या हुआ? बिहार में क्या हुआ? बिहार में आपने अल्पसंख्यकों के वोटों को एसआईआर से बाहर निकालने का प्रयास किया। अल्पसंख्यकों को या गैर घुसपैठियों को, गैर भारतीयों को, दोनों फर्क है। बताइए, अल्पसंख्यक तो बहुत सारे हैं जिन्होंने वोट डाला है, लेकिन घुसपैठिए वोट नहीं डाल सकते जो बात करने के नहीं है। आप इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रदीप चतुर्वेदी, सुप्रीम कोर्ट की बात हो, जन आंदोलन की बात हो, चुनाव आयोग का आप प्रदीप चतुर्वेदी जी, अच्छा मैं आपसे पूछता हूं, जो भारतीय नहीं है, जो घुसपैठ करके आया, जो इलीगली अंदर एंट्री कर गया, क्या उसको कांग्रेस की नजर में वोट देने का अधिकार है? सवाल इस बात का नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, 11 साल में अगर भाजपा की सरकार केंद्र में है, ये स्पष्ट बताइए ना क्या अधिकार है? 11 साल से सरकार, आप जवाब क्या दे रहे हैं? यार बोलने दीजिए, आप जवाब क्या दे रहे हैं? बताइए, जवाब दीजिए, सही जवाब दीजिए। बोलने दे रहा हूं आपको, विद्वान आदमी जवाब दीजिए। तो मुझे बताइए। हाँ, एक मिनट, मैं अपना सवाल रिपीट कर देता हूं। प्रदीप जी, मैं सवाल रिपीट कर जी। भाई, जो भारतीय नहीं है, जो घुसपैठ करके आ गया, जिसको किसी तथाकथित पार्टी ने किसी तरीके से वोटर लिस्ट का हिस्सा बना दिया, अगर इलेक्शन कमीशन उसको चेक कर रहा है कि वो मूल रूप से भारतीय है या नहीं, घुसपैठियों का मुद्दा गलत है? घुसपैठियों का मुद्दा किसका है? केंद्र सरकार है कि राज्य सरकारों का है? सर मान लिया केंद्र सरकार का है। तो सवाल, 11 साल से सरकार सत्तासीन है, तो क्या 11 साल में घुसपैठियों को लेकर के इन्होंने कोई कार्रवाई की? कोई इन्होंने किसी पे वापस भेजा? सवाल वही है। आप एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, आप मैं माफी के साथ रोक रहा हूं। देखो, मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, मैं सिर्फ पश्चिम बंगाल का उदाहरण दे रहा हूं। तंत्र में ये, अरे सर, मैं सिर्फ पश्चिम बंगाल का उदाहरण दे रहा हूं। व्यवस्थाओं का इस्तेमाल प्रदीप चतुर्वेदी जी, मैं सिर्फ पश्चिम बंगाल का उदाहरण दे रहा हूं। बीते 11 सालों में 25,000 बांग्लादेशी जो कि अवैध घुस गए थे। मैं सिर्फ पश्चिम बंगाल का उदाहरण दे रहा हूं। उनको डिपोर्ट किया है भाई, डिपोर्ट किया है उन्हें। 2 करोड़ घुसपैठिए हैं, जिसमें 60 लाख करीब बंगाल में है और करीब 30 लाख के आसपास। अब तालियां बजाइए। सवाल ये है, लेकिन सवाल ये है कि ये चुनावों के दौरान ही क्यों ये जो 11 साल से एक मिनट, प्रदीप चतुर्वेदी जी, प्रदीप चतुर्वेदी जी, ये मुद्दा तब बहुत इंटरेस्टिंग है सर, ये चुनाव होने जा रहे हैं, यकीन मानिए बहुत इंटरेस्टिंग है। अपना करके प्रदीप चतुर्वेदी जी, करने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, आप ये कंफर्म कर रहे हैं ना सर कि पश्चिम बंगाल में 60 लाख अवैध घुसपैठी हैं? ये कंफर्म कर रहे हैं ना सर? है ना सर? हाँ, तो है, बिल्कुल आंकड़े हैं। तो उनको बाहर होना चाहिए। एक मिनट भाई, उनको बाहर होना चाहिए, हाँ या ना? उनको बाहर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? चुनाव के दौरान उनको बाहर होना चाहिए। अरे सर, कभी हो, भाजपा की सरकार थी तब उसने काम किया। मैं कह रहा हूं कभी हो सर। यूपीए की सरकार ने हर साल प्रदीप चतुर्वेदी जी, 6,000 लोगों को हमने प्रदीप वापस भेजा। आई एग्री सर, निष्कासन किया, आई एग्री विद इट, हमने किया है, आई एग्री विद इट हर सर। साल। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं कह रहा हूं कि ये 60 लाख जो आपके हिसाब से है, मेरे पास आंकड़ा नहीं है। चुनावों के दौरान आप ये कह रहे हैं कि जो 60 लाख पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठी हैं, वो बाहर होने चाहिए नहीं होने चाहिए? बस इतना बताइए कि चुनावों के दौरान प्रक्रिया क्यों अपनाई जाती है और क्यों भय का माहौल पैदा किया जा रहा है? सवाल इस बात का है कि आपको जो वोट आपका वोट बैंक का नहीं है, उस पर आप भय और आतंक बना रहे हैं। जब शादी होती है ना, तभी शेरवानी सिलवाई जाती है, तभी हलवाई किया जाता है, तभी टेंट वाला किया जाता है। सरकार की प्रभाषा नहीं होती है, शुद्धिकरण ऐसा ही होता है। अपना काम निरंतर करने होता है। लेकिन जो काम 11 साल में नहीं किया, वो चुनाव अपने अनुकूल। ये इंटरेस्टिंग है सर।
सवाल इस बात इंटरेस्टिंग का है। और ये अगर नीति कांग्रेस बदनीति से किया जा के रहा है। कार्यकर्ता को भी ये पता है, बदनीति से काम करने का कांग्रेस काम के भाजपा प्रवक्ता सरकार को भी का ये पता है मोदी सरकार का कि पश्चिम बंगाल में 60 लाख अवैध घुसपैठिए हैं, तो यही तो डर है सर। और अगर ये बाहर हो रहे हैं तो कांग्रेस को वेलकम करना चाहिए, विरोध नहीं करना चाहिए। अगर भाजपा काम करेंगे तो हम विरोध करेंगे। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हरियाणा में, सॉरी बिहार में 45 लाख नाम कटे, किसी ने विरोध क्यों नहीं किया? तो कहीं न कहीं अगर गांव का आदमी जयपुर में मकान मिले तो 2 जगह नाम एक जगह रहेगा तो ये तो अच्छी बात है। और 2002 के पहले भी ऐसा काम हो चुका है। तो अगर ये फिल्ट्रेशन हो रहा है और ये खुद प्रदीप जी स्वीकार कर रहे हैं कि 60 लाख हैं, तो उनको अगर निकालने का काम हो रहा है तो ये मुल्क की बहबूदी के लिए, मुल्क के संसाधनों पर हिंदुस्तानियों का अधिकार हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इंडिया फर्स्ट, इसके लिए तो ये बहुत अच्छा स्टेप है। और आंतरिक लोकतंत्र की मजबूती के लिए जरूरी है, मजबूत है। और जिन्होंने जो इस देश के असली नागरिक हैं, उनके हकों पर, उनकी सुविधाओं पर अगर कोई घुसपैठ या अधिकार कर रहा है तो उसको रोकना चाहिए। लेकिन बीजेपी का प्लान कितना स्ट्रॉन्ग है, आप देखिए कि इस बार पहली बार दोनों उप मुख्यमंत्री नहीं बदले, न सम्राट चौधरी को बदला न विजय सिन्हा को बदला। ये बताता कि बंगाल में वो मैसेज क्या देना चाहते हैं। अच्छा, लार्जेस्ट पार्टी होने के बावजूद सीएम भी नहीं बदला, तो ये मैसेज साफ है कि इनका पूरा प्लान तैयार है, केवल एग्जीक्यूशन बाकी है। जिस तरीके से कुशवाहा समाज के सम्राट चौधरी और भूमिहारों के विजय सिन्हा जो आरएसएस से जुड़े हैं, दोनों को नहीं चेंज किया इस बार। ये बड़े स्मार्ट वे में काम कर रहे हैं और कहीं न कहीं इसका पूरा मैसेज जा रहा है बंगाल में कि अगर हमने काम किया, कार्यकर्ताओं को मैसेज है कि अगर तुमने काम किया और तुम जीत गए तो भैया जीत का साफा तुम्हारे चेहरे पे ही सजेगा। नहीं, लेकिन जो अनफेयर हमेशा होता है ना कि अनफेयर टूर्नामेंट है, अनफेयर मैच है। भाई आप मानकर चलिए, अगर 60 लाख, मैं प्रदीप जी को कोट कर रहा हूं सर, देखिए अगर 60 लाख ऐसे वोटर हैं जो एक मुश्त एक ही तरफ जाने हैं, तो पूरा का पूरा चुनाव ही अनफेयर हो गया। और इसलिए ज्यादा हो गया क्योंकि वो भारतीय नहीं है। बिल्कुल, ये जो पिछली बार खेला होबे अपने पैर पर प्लास्टर चढ़ा के दीदी ने फुटबॉल खेला, जो फुटबॉल खेला, वो फुटबॉल बंगाल स्पोर्ट्स, बंगाल का टाइगर की जो जनता है वो अब समझ गई है, वो काली मां के उपासक है। और इस बार पोलराइजेशन की जो जिस तरीके से गिरिराज सिंह ने, केंद्रीय मंत्री ने आज बयान दिया है, वो साफ ऊर्जा से भरा हुआ उनका बयान साबित कर रहा है कि बंगाल में भगवा इस बार फैर जाएगा। नहीं सर, मैं तो मान रहा हूं, अगर मानिए आप जो कह रहे थे 8 से 10% का जो अंतर है, अगर 60 लाख बाहर हो गए तो एक तरफा हो जाएगा मुकाबला। प्रदीप जी के आंकड़े मान लिए गए तो अगली सरकार बिना डर के बीजेपी की आ रही, क्योंकि 60 लाख लोग बाहर आएंगे। 38% वोट आए, पिछली बार 48% आए, 50% महिलाएं और 30% अल्सर का है वोट। अरे सर, आप तो कब्जा करने का दावा कर रहे हैं। आज महिलाओं ने सबसे ज्यादा जीत गए। बनर्जी की अपनी लोकप्रियता है, महिलाएं उसका आज जिस अंदाज एक मिनट मित्र जी, और इंटरेस्टिंग हुआ ये मुकाबला, और इंटरेस्टिंग हुआ। आप सुनिए जरा, प्रदीप जी क्या कह रहे हैं, एक मिनट भाई, प्रदीप जी क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं प्रदीप जी? कब्जा करना चाहते हैं जो प्रदीप जी आप क्या कह रहे हैं? कोई नई बात नहीं है। आप क्या कह रहे हैं? प्रजातांत्रिक तरीके से जो ममता कब्जा करना चाहते हैं, ममता बनर्जी की अपनी लोकप्रियता है, संवैधानिक तरीके से कब्जा करना चाहते हैं। आप क्या कह रहे हैं प्रदीप जी? आप कह रहे हैं कि ममता बनर्जी की अपनी लोकप्रियता है, तो अधीर रंजन चौधरी जो उनके अगेंस्ट आकर खड़े होते हैं, देखना पड़ेगा, वो आपके नेता नहीं है। वहाँ के लोग जानते हैं और समझते हैं। चौधरी का बयान मान लेते हैं। सर मैं वही कह रहा हूँ, चलने वाला नहीं है। आप अपनों की ममता बनर्जी अधीर रंजन चौधरी ने पिछली बार कहा था नहीं होने देंगे। ममता कांग्रेस को खा जाएगी। प्रदीप जी, ममता कांग्रेस से निकली, प्रदीप जी, ममता कांग्रेस से निकली, कांग्रेस को प्रदीप कांग्रेस जी सिखाते हैं। बीजेपी में पहुंच गए। प्रदीप जी, एक तो आप बहुत स्पष्ट बोल रहे हैं सर, वो भी थे, चले गए, कोई बात नहीं। प्रदीप जी, लेकिन सवाल है कांग्रेस का खड़ी है, वो अपने स्टैंड पे कायम है। जी, एक तो आप बहुत स्पष्ट बोल रहे हैं सर, ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है पार्टी के अंदर। किसके लिए? आप सीधा स्वीकार करें 60 लाख अवैध बांग्लादेशी वहां पर है, आप आंकड़े कह रहे हैं कि वहां लोकप्रियता ममता बनर्जी के बहुत चरम पर है। आंकड़े बताए जो हैं, जो सवाल इस बात का नहीं है, जो आंकड़े मौजूद है मैंने उसका हवाला किया, वो आंकड़े हैं और घुसपैठिए तो आज भी है, लेकिन उनको घुसपैठियों की पहचान करने का तरीका क्या है? घुसपैठियों की पहचान का क्या प्राथमिकता है ये बताइए। ऐसे लड़िए, घुसपैठियों के पहचान की प्राथमिकता क्या है ये बताइए। आपने घुसपैठियों के नाम पर क्या ममता बनर्जी मुसलमानों को भी किसी भी सूरत में कांग्रेस के साथ गठबंधन में आने की तैयारी कर सकती है? किसी भी सूरत में आप जो वोट आपका नहीं है उसको भगाने का और भयभीत करने का प्रयास कर रहे हैं। यह लोकतंत्र की सबसे बड़ा दुरुपयोग है। जिस तरीके से अशोक गहलोत का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक माइनॉरिटी कम्युनिटी का आदमी कह रहा है कि भाई साहब हम तो 60 साल में उनकी लैंग्वेज में रह रहे हैं, हमारा टिकट कट रहा है, वो नाम कट रहा है, 82 साल का आदमी। इसका मतलब
कहीं न कहीं ये कांग्रेस की एक साजिश है इस कम्युनिटी को अपनी तरफ आकर्षित करने की, राजस्थान से लेकर पश्चिम बंगाल तक। सर मैं कह रहा हूं, क्या ममता बनर्जी किसी भी सूरत में कांग्रेस के साथ गठबंधन में जा सकती है? नहीं जाएगी तो इंडिया गठबंधन को, वो तो खुद अब कह रही है कि इंडिया गठबंधन का हेड मुझे बनाओ, जिससे मैं चुनाव में पावरफुल हो जाऊं। इंडिया गठबंधन ही नहीं है, इंडिया गठबंधन नहीं है, इतिहास हो गया। इसलिए ये तो बिल्कुल बीजेपी कांग्रेस के लिए बहुत हताशा और निराशा का है। वो तय करेगा कि हमें कल जाना है कि नहीं जाना है। अरे सर, ये हमारे तय नहीं होगा, ये ममता बनर्जी क्या करेंगी? ये हमारे कोई बात, ये मेरे स्तर की बात कोई बात नहीं। हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कि हम किसके साथ गठबंधन करेंगे, किसका नहीं करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात। लेकिन वहां पश्चिम बंगाल में सर ममता बनर्जी तय करेगी कि उन्हें आपके साथ गठबंधन करना है नहीं करना। मेरी पार्टी तय करेगी, मेरे वो तय करेगा सर। मेरी पार्टी का फैसला तो मेरी पार्टी करेगी। बहुत अच्छी बात। ब्रिजेश जी, बात आप समझ सकते हैं? बिल्कुल समझ सकता हूं। तो करेगी क्या सर? राजनीति आप समझते हैं? करेगी क्या मेरी सर? पार्टी का फैसला, नीतिगत फैसला तो मेरी पार्टी का नेतृत्व करेगा। पश्चिम बंगाल में करेंगे क्या? करेंगे क्या गठबंधन? मैं क्या कह रहा हूं आपसे कि केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि गठबंधन करना है या अकेले जाना है। अच्छा चलिए, वैसे ही पूछ लेता हूं, वहां की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी क्या कांग्रेस? फिर बात आ गई, ये केंद्रीय नेतृत्व का मसला है, मेरा केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। इस बारे में मैं कहने की मेरी कोई हैसियत नहीं है। सवाल ये, हम प्रादेशिक स्तर के लोग हैं, हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि हमें किस स्तर पर लड़ाई लड़नी है, क्या बारीक लड़ाई लड़नी है, ये मेरा नेतृत्व तय करेगा। और अभी समय है कि हमको ये तय करना है। ठीक है, आप एक तो अपने आप अखिलेश यादव भी डर गया है SIR से। एक वो आप सब डरेंगे भाई, आप तो दुनिया का सब डरेंगे। वो डर गया, लोकतंत्र में लालू का बेटा हार गया है SIR से, और मुलायम का बेटा भी हार जाएगा। जेपी आंदोलन से 2 यादव नेता निकले, उनके दोनों के बेटे डरे हुए हैं। अच्छा ठीक है, लक्ष्मीकांत जी भाई, उनके पास एक आंकड़ा है, लेकिन आपकी तो सरकार है सेंटर में। आप बताइए ना सही कि पश्चिम बंगाल के अंदर जो अवैध बांग्लादेशी बसे हैं, रोहिंग्या जो बसे हुए हैं, वो आंकड़ा कितना है? मोटा मोटा कितना हो सकता है? मैं तो प्रतियोगी बात को मान लेता हूँ कि 11 साल से क्या किया आपने, बताइए ना। 11 साल से आप सरकार में हैं और ये मुद्दा आपका है, केंद्र सरकार का मुद्दा है। आपने क्या किया, क्या पहचान किया आपने, क्या प्राथमिकताएं थी आपकी? पहचान अभी तय करता हूं, अभी आपकी प्राथमिकता कर देता हूं। अब चुप रहिए, प्लीज चुप हो जाइए। अरे भाई विद्वान आदमी हो, राहुल गांधी बन जाते हो यार आप लोग। वोट राहुल गांधी बन करके क्या प्रयास कर रहे हैं? तो आप आतंक का राजनीति राहुल गांधी क्यों बोल रहे नेता बन जाते हो? आप बोल रहे राहुल गांधी बन जाते हो। प्रदीप जी आपने क्या कहा भाई? एक एक करके बोलेंगे, मैंने नहीं बोलने दिया आपके बीच में। अब बोलिए लक्ष्मीकांत जी। देखिए 60 लाख घुसपैठी की बात कांग्रेस के प्रवक्ता ने स्वीकार की, बधाई देता हूं इनको कि कांग्रेस का राष्ट्रीय स्तर पर भी किसी प्रवक्ता ने आज से स्वीकार किया। स्वीकृति करने के लिए राजस्थान के विद्वान प्रवक्ता को मैं बहुत बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं। हमें बिल्कुल नहीं चाहिए 60 लाख घुसपैठी वोट, बिल्कुल नहीं चाहिए। आपको चाहिए आप रखना। अरे वो आपको दे वोट, एक मिनट हमको नहीं चाहिए उनके वोट। कह रहे उनको निकाल देना चाहते हैं जो आपको वोट देना, हमको उनके वोट चाहिए भी नहीं। हमको हिंदुस्तानी नागरिक का वोट चाहिए, और हिंदुस्तान का नागरिक किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी मजहब का हो, उसका वोट हमको चाहिए। उसके लिए हम काम कर रहे हैं। लेकिन एक भी घुसपैठिया वोट डालता है तो लोकतांत्रिक व्यवस्था पर से खड़ा होता है, और कांग्रेस ने यही किया है। अब ये भी मैं कांग्रेस से पूछता हूं, एक मिनट, ये फिर राहुल गांधी बन जाते हो यार। कैसे राहुल गांधी हो? फिर राहुल गांधी बन रहे हो? ममता बनर्जी की प्रवक्ता हो या राहुल गांधी प्रवक्ता, तय करके आया करो। तय क्यों नहीं कर पाते हो? पूरे देश में जो आतंक फैलाया, आपने जिस तरह का धर्म विभाजन किया, उससे 60 लाख ममता की जीत में सवाल है, प्रदीप जी ने खड़े कर दिए। 30% अल्पसंख्यकों को डराने का प्रयास कर रहे हैं। बता दो, आप ज्योति बसु की घोषित करने का प्रयास कर रहे हैं। वहाँ के 30% अल्पसंख्यकों को भी आप घुसपैठिया चढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, जो गलत है। ये संभव नहीं है भाई, ये संभव नहीं है। शुक्रिया, शुक्रिया प्रदीप जी, शुक्रिया। ये संभव नहीं हिंदुस्तान में कि कोई मूल हिंदुस्तानी हो और वोट के अधिकार से वंचित हो जाए, वर्तमान में संभव नहीं। मान लीजिए इस बात। और जो मूल रूप से भारतीय नहीं है, आज की तारीख में मैं मानकर चल रहा हूं, वो वोट डाल जाए अगले चुनाव में, यह भी संभव नहीं है, और यह होना भी नहीं चाहिए। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।